क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बातें हो रही थी, जिसका सबसे फर्स्ट टाइप देखो होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे फर्स्ट टाइप होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसका जो कंस्टिट्यूएंट या कंपोनेंट पार्टिकल होता है, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वह न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है और एटम्स ऑफ इनर्ट गैस भी होता है, ध्यान रखना, एटम्स ऑफ इनर्ट गैस है ना, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये होते हैं। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो इसमें वर्क करता है, वह एक तो करता है वेंडर वाल इंटरेक्शन या तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। दो तरह के इंटरेक्शन इसमें काम करते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच, ठीक है, दो तरह के इंटरेक्शंस वर्क करते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो जो इसमें होता है, ध्यान देना कि जो मॉलिक्यूल है ये तीन तरह का है ना। एक है पोलर मॉलिक्यूल एक, तो इसमें पोलर मॉलिक्यूल जो है वह बनाता है पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझना, अगर किसी का कंस्टिट्यूएंट पोलर मॉलिक्यूल है तो वो बनाता है पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना। और इनके जो इंटरेक्शंस होते हैं ये होते हैं डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि वैन डर वाल का ही एक टाइप होता है। दूसरा, जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, अपन क्या ले सकते हैं, कोई पोलर मॉलिक्यूल एग्जांपल लो इसका, है ना, जैसे SO2 मॉलिक्यूल हो गया, है ना, यह एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसको अगर आप सॉलिडिफाई करोगे तो आपको मिलेगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना। और दूसरे तरफ हम लोग बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का, है ना, तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट होंगे वह होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखो अब ये सब चीज़ें हमें डायरेक्ट समझ में आए, इसलिए मैंने आपको एक दो दिन तक ये क्लियर कर रहा था कि कौन से मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि इन सब में अगर दिक्कत रह गई तो अपने को दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है ना, इनके कंस्टिट्यूएंट होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और जो इंटरेक्शन होता है इसमें वो होता है डिस्पर्सन फोर्स। इसके इंटरेक्शन होते हैं डिस्पर्सन फोर्स। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ड्राई आइस, है ना, किसको बोलते हैं भाई, सॉलिड CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का ये एग्जाम्पल होगा ड्राई आइस। और इसी तरीके से हम लोग BF3 को भी अगर सॉलिडिफाई करके सोचे तो सोच सकते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग जो थर्ड में आएंगे वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना। तो कहता है कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट होता है उसके पास एबिलिटी होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का,
कहता है इट्स कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल हैज एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे NH3, H2O, अल्कोहल, etc। इन सबको अगर आप सॉलिडिफाई करोगे तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की जो कंडीशन होती है वो होती है कि हाइड्रोजन जो है वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो। हाइड्रोजन जो है वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, इनमें से किसी से अटैच हो तो वह मॉलिक्यूल बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अमोनिया में जो हाइड्रोजन अटैच है वो नाइट्रोजन से, H2O में जो अटैच है वो ऑक्सीजन से, अल्कोहल में जो अटैच है वो ऑक्सीजन से। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और लिख सकते हैं इसका HF। इसका हम लोग एक एग्जांपल लिख सकते हैं HF। क्या लिख सकते हैं? HF लिख सकते हैं एक एग्जांपल इसका, ठीक है, HF। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्स्ट टाइप, मॉलिकुलर सॉलिड का। 3 टाइप इसके, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, है ना। ये सब के एग्जांपल्स हैं और इनके NCERT में टेबल भी बने हुए हैं। आप उस टेबल से भी एग्जांपल के लिए जा सकते हैं, है ना। और आप NCERT के किसी भी एग्जांपल को ना छोड़ें तो बेहतर होगा आपके लिए। NCERT के एग्जांपल को आप फुल्ली फोकस करें, है ना। तो बताओ ये आप लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये टाइप क्लियर हुआ आप लोगों को? क्रिस्टलाइन सॉलिड का यह टाइप क्लियर हुआ क्या आपको? क्रिस्टलाइन सॉलिड का यह टाइप क्लियर हो गया, मॉलिकुलर। ओके, सबको क्लियर हुआ बेटा? जो भी हो क्लास में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है पोलर मॉलिकुलर सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड में? ओके, नेक्स्ट में हम आते हैं। इसका जो नेक्स्ट टाइप होगा वह होगा कोवेलेंट सॉलिड। इसका नेक्स्ट टाइप जो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेक्स्ट टाइप, देखो इसमें मेनली हमें ध्यान रखना है कि कंस्टिट्यूएंट क्या होंगे और इंटरेक्शन क्या होगा। कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगा। अगर आपको कंस्टिट्यूएंट और इंटरेक्शन दोनों ध्यान में है तो आपसे गलतियां नहीं होगी। अगर आप चाहोगे केवल इंटरेक्शन से पता करें, गलती हो सकती है। केवल कंस्टिट्यूएंट से पता करें, थोड़ी सी गलती आपसे हो सकती है ना। थोड़ा ध्यान रखें इसको। अब देखो हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो नेक्स्ट टाइप है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो नेक्स्ट टाइप है कोवेलेंट सॉलिड, सेकेंड टाइप है यह इसका सेकेंड टाइप है। यहीं से स्टार्ट करो। कोवेलेंट सॉलिड। तो देखो जो कोवेलेंट सॉलिड होता है ना, सबसे पहली बात इसका जो कंस्टिट्यूएंट होगा, कंस्टिट्यूएंट्स, इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स, एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स होगा कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल, है ना। सॉरी, कंस्टिट्यूएंट। कोवेलेंट सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट होंगे वह होंगे एटम्स ऑफ नॉन मेटल। और जो इंटरेक्शन होगा इसमें, जो इसमें इंटरेक्शन होगा वह होगा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि नॉन मेटल के जो एटम होते हैं उनके बीच हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स हो गए ग्रेफाइट, डायमंड, फास्फोरस, है जो डिफरेंट टाइप के फास्फोरस होते हैं, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, है ना, रेड, ब्लैक, वाइट। तो ये सब एग्जांपल होते हैं किसके? कोवेलेंट सॉलिड के। ये सब बेटा एग्जांपल होते हैं कोवेलेंट सॉलिड के, ठीक है। ये एग्जांपल होते हैं कोवेलेंट सॉलिड के। अब इसमें अगर हम बात करें थोड़ा सा,
अब देखो इसमें हम अगर बात करें आ, तो कोवेलेंट सॉलिड के बारे में थोड़ा सा और बात करें। कहता है इट इज थर्मली, इट इज थर्मली एंड इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, थर्मली एंड इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर, है ना। इट इज थर्मली एंड इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ध्यान रखना, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, है ना, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब जैसे 1 मिनट के लिए अगर हम आपसे पूछे कि जो ग्रेफाइट है तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, बताइए तो आप लोग दिमाग लगा के थोड़ा सा। ग्रेफाइट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है भाई, बेटा बताओ, ग्रेफाइट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? ग्रेफाइट का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? कार्बन एटम। क्या होगा? कार्बन एटम होंगे ग्रेफाइट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और आपको बताया जाता है ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से इस तरीके से अटैच होता है। तो ये जो बॉन्ड होते हैं ना, ये थोरो आउट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं क्रिस्टल में। और जो डायमंड होता है ना, डायमंड का भी कंस्टिट्यूएंट कार्बन होता है। तो इसमें एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होते हैं और इसमें भी ये बॉन्ड कोवेलेंट होता है। तो समझिए ध्यान से, ये कंस्टिट्यूएंट हो गया और यह इसका इंटरेक्टिव फोर्स हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो जैसे HCl एक मॉलिक्यूल है, यह एक पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे डेल प्लस होता है और यहाँ पे डेल माइनस होता है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साइड पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस होता है और यहाँ पे डेल माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन लगता है ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन लगता है। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये इसका डायपोल डायपोल होता है, जिसको आप वेंडर वाल भी कह सकते हो। डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस ये होता है इस तरीके से। अब देखो कंस्टिट्यूएंट तो इसके ये मॉलिक्यूल हो गए, है ना। इसमें देखो एक कन्फ्यूजन लोगों को पड़ता है कि HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर भी हम इसको मॉलिकुलर सॉलिड क्यों कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कंस्टिट्यूएंट जो होता है, ठीक है, जो कंस्टिट्यूएंट होता है वह एक पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सबसे पहली बात, उसमें पार्शियल चार्ज है, चार्ज नहीं है उस पर। यह एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और इसके बीच जो इंटरेक्टिव फोर्स है वह डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। तो इस दो प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि यह पोलर मॉलिकुलर सॉलिड होगा या पोलर मॉलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो इस तरीके से हम लोग इनके टाइप्स को पहचानते हैं। रही थोड़ी सी प्रॉपर्टी की बात, तो जो भी कोवेलेंट सॉलिड है वह इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर और थर्मली इंसुलेटर होता है। उसमें ग्रेफाइट है जो फ्री इलेक्ट्रॉन होने के पास कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके 4 वो फ्री होते हैं, जो कि उसके क्रिस्टल में मूव कर सकते हैं और यह थर्मली कंडक्टर होता है ना। ग्रेफाइट जो होता है वो थर्मली कंडक्टर होता है। बाकी जितने भी कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो सब के सब, ठीक है, वो सब के सब होते हैं थर्मली और इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर। तो ये हो गया आपका कोवेलेंट सॉलिड। हाँ, इसमें एक और पॉइंट हम बोल सकते हैं कि जो इस तरीके से कार्बन अटैच होता है इसमें, तो इस तरीके से एक नेटवर्क का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें, जिसके कारण हम इसको जाइंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। जाइंट मॉलिकुलर सॉलिड भी बोलते हैं इसको, या जाइंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड को, ध्यान रखिएगा, है ना। और ये आप NCERT पढ़िएगा तो आपको पता पड़ेगा। नेक्स्ट जो इसका टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड, बताओ आप लोगों को कोवेलेंट में कोई डाउट है क्या किसी को? बेटा कोवेलेंट मॉलिकुलर सॉलिड, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? उसके बाद हम बात कर लेते हैं आयनिक सॉलिड का, है ना। इसको मिटा देता हूँ और आयनिक सॉलिड का मैं बात करता हूँ। आयनिक सॉलिड का,
कहता है कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट, आयनिक सॉलिड के या आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं ये आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज होते हैं। आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज मतलब कैटायंस एंड एनायंस, कैटायंस एंड एनायंस होते हैं। ठीक है, कैटायंस एंड एनायंस होते हैं और इनका जो इंटरेक्शन होता है, इनका जो इंटरेक्शन होता है बेटा वह होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका नाम यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही होता है ना। तो आयन इसके अपोजिट चार्ज के जो आयन होते हैं वो इसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लो या आयनिक बॉन्ड का लो, इनके इंटरेक्शंस होते हैं, है ना। अब हम लोग अगर नेक्स्ट में बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की इसमें, तो देखो इसमें कहता है इट इज इंसुलेटर इन it is insulator in crystalline form, crystalline form, but conductor in aqueous form और molten form, या ऐसा लिखो aqueous form as well as molten form। molten form और aqueous form दोनों में यह कंडक्टर होते हैं। और ध्यान रखना जो aqueous form और molten form दोनों में कंडक्टर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है ट्रू इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट फिलहाल जान लो, वो होता है जो एक्वस स्टेट और मॉल्टन स्टेट दोनों में कंडक्टर होते हैं। एक्वस और मॉल्टन दोनों में जो कंडक्टर होता है उसको हम लोग एक्वस और मॉल्टन दोनों में जो कंडक्टर होता है उसको हम लोग, है ना, बोलते हैं ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। और जो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। तो ध्यान रखिएगा, इसका काम आएगा आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो पूरा चैप्टर ही इसी का है। तो ये हो गया आपका आयनिक सॉलिड। इसके एग्जांपल अगर हम देखें NaCl, CaCl2, AlCl3, है ना, ETC हो जाएगा इन सब के एग्जाम्पल इनके। ये सब जो सॉलिड होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के आयनिक फॉर्म में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसका फोर्थ जो टाइप होता है वो होता है मेटेलिक सॉलिड। कहता है जो मेटेलिक सॉलिड होगा ना, इसके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, मेटेलिक सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं ये एटम्स ऑफ मेटल होते हैं, एटम्स ऑफ मेटल। ठीक है, एटम्स ऑफ मेटल होते हैं इनके कंस्टिट्यूएंट। और इनका जो इंटरेक्शन होता है, इनका जो इंटरेक्शन होता है वह इंटरेक्शन होता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड, इनका इंटरेक्शन होता है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, और यह कहता है इट इज कंडक्टर, इट इज कंडक्टर इन ऑल स्टेट्स, इट इज कंडक्टर इन ऑल स्टेट। इसके कोई भी स्टेट होंगे उसमें यह कंडक्टर होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि कैरियर का काम करता है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप का। यहाँ पे कंप्लीट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप, है ना। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें क्लियर कर लो बेटा, किसी को कोई दिक्कत हो तो कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं अब हम। इसके बाद अपन नए टॉपिक के तरफ जा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो देख लो।